नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा सरकार आने के बाद किसानों की समस्याएं हुई गंभीर। अखिलेश यादव का बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि अवैध घुसपैठ सरकार की विफलता, सीमा पर हो कड़ी कार्रवाई। शशि थरूर का बड़ा बयान। खबर में आगे आपको बताएंगे कि अरावली का 90% से अधिक हिस्सा हो जाएगा तबाह। जयराम रमेश बोले पीएम मोदी की कथनी और करनी में कोई तालमेल नहीं। आगे आपको बताएंगे कि भारत में अवैध रह रहे बांग्लादेशी बाहर हों, पड़ोसी देश से संतुलन के साथ कड़ा फैसला जरूरी। राकेश टिकैत का बयान। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कर्नाटक का। खड़गे ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से की मुलाकात। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदलाव की अटकलें फिर तेज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भाजपा सरकार आने के बाद किसानों की समस्याएं हुई गंभीर। अखिलेश यादव का आरोप। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद किसानों की समस्याएं खत्म होने के बजाय और गंभीर होती चली गई है। ना तो किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है और ना ही सरकारी खरीद व्यवस्था ईमानदारी से काम कर रही है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि धान खरीद के बाद अब बाजरा खरीद में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आ रही है। सरकार 100% खरीद के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अधिकांश खरीद केंद्र बंद पड़े हैं। किसानों को मंडियों में भटकना पड़ रहा है और मजबूरी में वो अपनी फसल बिचौलियों को औने पौने दामों में बेचने को विवश हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बाजरा का समर्थन मूल्य 2775 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि बाजरा में किसानों को 1800 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल में ही फसल बेचनी पड़ रही है। भाजपा सरकार मोटे अनाज के नाम पर बड़े बड़े प्रचार अभियान चला रही है, लेकिन उत्पादन बढ़ने के बावजूद खरीद केंद्रों पर बाजरा की खरीद नहीं हो रही है। यही स्थिति पिछले वर्ष भी रही थी, जब किसानों को इसी तरह ठगा गया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि इस बार सरकार ने अजीब तर्क देते हुए कई खरीद केंद्र बंद होने के बावजूद लक्ष्य पूरा होने की घोषणा कर दी। किसानों को वापस लौटा दिया गया और उनकी उपज की तौल तक नहीं की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शशि थरूर का बड़ा बयान। अवैध घुसपैठ सरकार की विफलता, सीमा पर हो कड़ी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत की सीमाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए सरकार की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि अवैध अप्रवासियों की मौजूदगी व्यवस्थागत विफलताओं को दर्शाती है, जिन्हें सख्ती और कानूनी रूप से दूर करने की आवश्यकता है। बुधवार को एएनआई से बात करते हुए थरूर ने कहा कि अगर लोग अवैध रूप से देश में प्रवेश कर रहे हैं या वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी रुक रहे हैं, तो ये सीमा प्रबंधन और आव्रजक नियंत्रण में खामियों की ओर इशारा करता है। वहीं दोस्तों, थरूर ने पूछा कि अगर अवैध प्रवासी हमारे देश में आ रहे हैं तो क्या ये हमारी विफलता नहीं है? क्या हमें अपनी सीमाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित नहीं करना चाहिए? दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने अरावली के विषय को लेकर बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक स्तर की कथनी और उनकी स्थानीय स्तर की करनी के बीच कोई तालमेल नहीं है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि अरावली का 90% से अधिक हिस्सा नई पुनर्परिभाषा के तहत संरक्षित नहीं किया जाएगा और इसे खनन, रियल एस्टेट और अन्य गतिविधियों के लिए खोला जा सकता है, जो पहले से ही तबाह परिस्थितिकी तंत्र को और नुकसान पहुंचाएगा। अरावली के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रहे हैं पर्यावरण मंत्री। बीजेपी पर खनन माफिया को संरक्षण देने का लगाया गया आरोप। जी हां दोस्तों, रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी सरकार द्वारा अरावली की पुनर्परिभाषा यहां पर जो सभी विशेषज्ञों की राय के विपरीत है, खतरनाक और विनाशकारी है। भारतीय वन सर्वेक्षण के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 20 मीटर से अधिक ऊंची अरावली पहाड़ियों का केवल 8.7% हिस्सा ही 100 मीटर से अधिक ऊंचा है। उन्होंने कहा कि यदि हम FSI द्वारा पहचानी गई सभी अरावली पहाड़ियों को ले, 1% भी 100 मीटर से अधिक नहीं है। FSI का मानना है, और ये सही भी है, कि ऊंचाई की सीमाएं संदिग्ध हैं और ऊंचाई की परवाह किए बिना सभी अरावली को संरक्षित किया जाना चाहिए। रमेश ने दावा किया कि इसका मतलब यह है कि अरावली का 90% से कहीं अधिक हिस्सा संरक्षित नहीं होगा और खनन, रियल एस्टेट तथा अन्य गतिविधियों के लिए खोला जा सकता है। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत में अवैध रह रहे बांग्लादेशी बाहर हों, पड़ोसी देश में संतुलन के साथ कड़ा फैसला जरूरी। राकेश टिकैत का बयान। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राकेश टिकैत ने तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हालात धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं और वहां हिंदू समुदाय के साथ हो रही घटनाएं बेहद निंदनीय है। टिकैत ने इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विषय बताते हुए भारत सरकार से इसे गंभीरता से उठाने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत में कोई बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहा है तो उसे यहाँ से बाहर किया
राकेश टिकैत ने कहा कि हाल ही में बांग्लादेश में एक हिंदू युवक के साथ जो बर्बरता हुई वो बेहद दुखद और शर्मनाक घटना है। युवक को पहले पीटा गया और फिर जिंदा जला दिया गया। टिकैत ने कहा कि उन्होंने खुद एक समय ढाका का दौरा किया था और वहां हालात पहले की तुलना में लगातार खराब हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में काम कर रहे भारतीय संगठनों की सक्रियता अब पहले जैसी नहीं रह गई है, जो चिंता का विषय है। राकेश टिकैत ने भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने साफ कहा कि अगर भारत में कोई बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहा है तो उसे यहाँ से बाहर किया जाना चाहिए। उन्होंने सीमा सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत का बांग्लादेश से लगता हुआ बॉर्डर कई स्थानों पर अब भी खुले हुए हैं, जो गलत है। टिकैत ने कहा कि जब देश के अपने नागरिकों की समस्याएं खत्म नहीं हो पा रही हैं तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से हिंदुओं को भारत लाने की मांग जरूर उठ रही है, लेकिन ये समाधान नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खड़गे ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से की मुलाकात। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलाव की अटकलें फिर से तेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बेंगलुरु स्थित आवास पर मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल के आधे रास्ते पर पहुंच चुकी है। मुलाकात के बाद शिव कुमार ने साफ किया कि उन्होंने कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं उठाया। उनके मुताबिक चर्चा केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा की जगह नए कानून लाने और उस पर पार्टी के रुख को लेकर थी। उन्होंने कहा कि वो और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हाईकमान के फैसले का सम्मान करते हैं और उसी के अनुसार काम करेंगे। कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तब और तेज हुई जब सरकार ने 5 साल के कार्यकाल का आधा समय पूरा किया। हालांकि खड़गे पहले ही कह चुके हैं कि नेतृत्व को लेकर भ्रम केवल स्थानीय स्तर पर है, हाईकमान में नहीं। शिव कुमार ने इसे वरिष्ठ नेता की सलाह बताते हुए कहा कि पार्टी के अंदरूनी मामलों का समाधान संगठन के भीतर ही होगा। वहीं शिव कुमार ने खुद को आजीवन पार्टी कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस के लिए हर स्तर पर काम किया है, पोस्ट या पद उनके लिए प्राथमिक नहीं है। जब उनसे मेहनत का इनाम मिलने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात में बड़ी सियासी हलचल। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जेठाभाई भरवाड़ ने दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गुजरात विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जेठाभाई भरवाड़ ने गुरुवार को अपने व्यस्तताओं और अन्य जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए इस पद से इस्तीफा दे दिया। राज्य सरकार ने एक प्रेस रिलीज में ये जानकारी दी। इसमें कहा गया कि भरवाड़ ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा के साथ गांधीनगर स्थित विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी के आधिकारिक आवास पर अपना इस्तीफा सौंपा। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि चौधरी ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। भरवाड़ 75 को जेठाभाई अहीर के नाम से भी जाना जाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का अरावली और मनरेगा के मुद्दे पर आंदोलन का ऐलान। 27 दिसंबर से शुरू करेगी जन जागरण अभियान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान कांग्रेस ने जन जागरण अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी नीति केंद्र की मोदी सरकार षड्यंत्र रचकर अरावली पर्वतमाला की गलत परिभाषा प्रस्तुत कर रही है और इसे खनन माफियाओं के हवाले करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में बदलाव कर गरीबों से रोजगार। विज्ञप्ति के अनुसार पार्टी ने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा की है कि दोनों मुद्दों के विरोध में प्रदेश भर में जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर पर जन जागरण अभियान और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। पार्टी के प्रदेश महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि यह अभियान 27 दिसंबर से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि इसके तहत 27 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर अरावली बचाओ जन आंदोलन के तहत पैदल मार्च निकाला जाएगा और इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता मनरेगा को कमजोर करने के विरोध में प्रदर्शन करेंगे और 28 दिसंबर को सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां पैदल मार्च निकालेंगी और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगी। वहीं 30 और 31 दिसंबर को मंडल और नगर कांग्रेस कमेटियां कार्यक्रम करेंगी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। स्टार कैंपेनर से स्ट्रेटजी मास्टर। नए साल में कांग्रेस में बदलेगा पावर बैलेंस, प्रियंका गांधी को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2026 में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी जाने वाली है। इससे पहले गाजीबाजी के साथ प्रियंका गांधी यूपी की प्रभारी महासचिव बनाई गई थी, मगर 2022 में पार्टी विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारी तो प्रियंका गांधी की जगह अविनाश पांडे को यूपी का प्रभारी महासचिव बना दिया गया था। तब से प्रियंका गांधी बिना पोर्टफोलियो के ही महासचिव बनी हुई है।
प्रियंका वैसे भी हर राज्य में बतौर स्टार कैंपेनर प्रचार करती हैं। संकेत मिले हैं कि अब ऐसे में उनको किसी एक राज्य का प्रभारी बनाने के बजाय कैंपेन कमेटी प्रमुख या इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी जैसा पद सृजित कर नई जिम्मेदारी दी जाए। इस बीच कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का इकलौता उद्देश्य राहुल को पीएम बनते देखना है। बता दें कि दिसंबर 2023 के बाद पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, इसलिए राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि उसमें गांधी परिवार का दखल दिखे। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता विपक्ष के साथ ही पार्टी अध्यक्ष बने। इससे यह माना गया कि तुरंत प्रियंका गांधी को अहम जिम्मेदारी से खड़गे के कद पर असर पड़ेगा। इसके बाद लोकसभा चुनाव में 99 सीटें आई तो राहुल गांधी काफी कश्मकश के बाद नेता विपक्ष बन गए। ऐसे में प्रियंका गांधी का मामला फिर अटक गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा अरावली के विषय पर जनता को गुमराह कर रहे हैं पर्यावरण मंत्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने अरावली के मुद्दे को लेकर बुधवार को मोदी सरकार पर फिर निशाना साधा और सवाल किया कि वो इस पर्वतमाला की परिभाषा में इतनी बड़ी खामियों वाले बदलाव को आगे बढ़ाने पर क्यों अड़ी हुई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस विषय पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने एक खबर का हवाला देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि अरावली मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री पूरी तरह से सच नहीं बता रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरावली की परिभाषा में जो बदलाव मोदी सरकार कर रही है उसका भारतीय वन सर्वेक्षण, उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित केंद्रीय विशेषाधिकार समिति और उच्चतम न्यायालय के न्याय मित्र ने स्पष्ट और जोरदार विरोध किया है। उन्होंने सवाल किया कि फिर भी मोदी सरकार अरावली की परिभाषा में इतनी बड़ी खामियों वाले बदलाव को आगे बढ़ाने पर क्यों अड़ी हुई है। भूपेंद्र यादव ने सोमवार को कांग्रेस पर अरावली की नई परिभाषा के मुद्दे पर गलत सूचना और झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि पर्वत श्रृंखला के केवल 0.19% हिस्से में ही कानूनी रूप से खनन किया जा सकता है। यादव ने यहाँ प्रेस वार्ता में यह भी कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार अरावली की सुरक्षा और पुनर्स्थापन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा मोड़, 20 साल बाद साथ आए ठाकरे बंधु, बोले दिल्ली में बैठे लोग महाराष्ट्र को कर रहे कमजोर। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मोड़ आ गया है। स्थानीय निकाय चुनावों में हार के बाद विपक्षी दल अब सबसे अहम माने जाने वाले बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुट गए हैं। इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बीएमसी समेत राज्य की 29 नगर निगमों के चुनाव के लिए औपचारिक गठबंधन का ऐलान कर दिया है। मुंबई में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर नजर आए। करीब 20 साल बाद ठाकरे बंधुओं का साथ आना महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र का नेतृत्व सिर्फ ठाकरे ही कर सकते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र आंदोलन का जिक्र करते हुए बताया कि 107 लोगों की शहादत के बाद महाराष्ट्र बना था और उस आंदोलन की अगुवाई उनके दादा कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके और राज ठाकरे के पिता भी उस संघर्ष का हिस्सा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र बनने के बाद मराठी लोगों के अधिकारों की लड़ाई के लिए शिवसेना की स्थापना हुई। उन्होंने गठबंधन का ऐलान करते हुए कहा कि जो लोग पहले महाराष्ट्र के लिए लड़े वही लोग आज भी नए सिरे से प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में बैठे 2 लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि वही ताकतें महाराष्ट्र को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। उद्धव ने साफ कहा कि हम एक साथ रहने और एक साथ लड़ने के लिए साथ आए हैं, हमारी सोच एक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान के पर्यावरण और संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रही है मोदी सरकार, अशोक गहलोत का बयान। जी दोस्तों, अरावली पर्वतमाला में पहाड़ों की परिभाषा में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार राजस्थान के पर्यावरण और संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रही है। गहलोत ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा अरावली क्षेत्र में केवल 0.19% नए खनन संबंधी बयान पर कहा कि यह फैसला पर्यावरण को बर्बाद करने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर राजस्थान के पर्यावरण और संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रही है। गहलोत के अनुसार केंद्रीय मंत्री यादव का यह दावा कि खनन केवल 0.19% क्षेत्र में होगा जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है, क्योंकि वैध की आड़ में जो अवैध खनन होगा उसे रोकना किसी सरकार के बस की बात नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ये दावा कर रही है कि 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल का मात्र 0.19% खनन के लिए उपयोग होगा, लेकिन असलियत यह है कि इस
क्षेत्र 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर में केवल पहाड़ नहीं है, बल्कि सरकार ने 34 जिलों के पूरे क्षेत्रफल को अरावली क्षेत्र मान लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर चढ़ा सियासी पारा, विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर उठाया सवाल, राजभर ने भी साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच मंगलवार शाम हुई ब्राह्मण विधायकों की बैठक से सियासी पारा बढ़ गया है। ये बैठक कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक के लखनऊ स्थित आवास पर हुई। इस बैठक की खबर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विपक्षी समाजवादी पार्टी ने इस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह साफ संकेत है कि योगी सरकार में समाज के अलग अलग वर्ग खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी हमेशा से जातिवादी राजनीति करती है, वहां ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिल रहा है। हम कहेंगे कि सभी ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएं, हम पूरा सम्मान देने का काम करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि कफ सिरप मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में हो जांच, जेपी नड्डा इस्तीफा दें, कांग्रेस का बयान। है दोस्तों, कांग्रेस ने कोडीन युक्त कफ सिरप मामले को लेकर बुधवार को बीजेपी पर तीखा हमला बोला और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश की निगरानी में जांच हो और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा अपने पद से इस्तीफा दें। साथ ही पार्टी ने पूछा कि मुख्य आरोपी और पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर कार्रवाई कब होगी। कांग्रेस प्रवक्ता और सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया स्नेत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि उनके बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया या इसका ड्राइवर कोडीन पीकर सो रहा है। उन्होंने सवाल किया कि मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल और पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर कार्रवाई कब होगी। वहीं दोस्तों, सुप्रिया स्नेत ने कहा कि कोडीन मामले में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ठोक कर ठोस कार्रवाई की जा रही है और अभी तक कोई मौत नहीं हुई है, मतलब जब किसी की मौत होगी तभी संगीन मामला बनेगा और बुलडोजर निकलेगा। लोगों की किडनी खराब हो या लोग नशे के शिकार हों, इसके सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में सिर्फ लीपापोती की गई है। सुप्रिया ने कहा कि ऐसे में सवाल उठता है कि मामले का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल कहाँ है, धनंजय सिंह कहाँ है, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी। कांग्रेस नेता ने दावा किया, सालों से योगी जी की नाक के नीचे एक गोरख धंधा चल रहा था जो जौनपुर, गाजीपुर, कानपुर, गाजियाबाद से होते हुए अंतर्राष्ट्रीय हो गया और यूपी सरकार को भनक तक नहीं लगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नितिन नवीन ने किया था राहुल गांधी पर हमला, अब आरजेडी भड़की, मनोज झा ने जवाब में कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा को लेकर कटाक्ष किया था। नितिन नवीन ने कहा था कि राहुल गांधी जैसे कई लोग राजनीति को पार्ट टाइम की तरह करते हैं, जबकि हम बीजेपी के कार्यकर्ता 24 घंटा समर्पण भाव से काम करते हैं। नितिन नवीन के इस बयान पर मनोज झा ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर ही सवाल उठता है, जिनको बात समझ नहीं आती उनके बारे में क्या टिप्पणी करें। दोस्तों, आरजेडी सांसद ने नई दिल्ली में बातचीत में कहा कि राहुल गांधी कम से कम पीएम मोदी जैसी भाषा का प्रयोग तो नहीं करते हैं। देश और सरकार में फर्क है क्या? मेरे देश की सरकार और मेरा भारतवर्ष एक ही चीज है। आपातकाल लगा तो देश की मोहब्बत में विरोध किया, आज मान्यता बदल गई क्योंकि संघ बीजेपी का शासन है। कम से कम पीएम मोदी जैसी जुबान तो नहीं बोल रहे हैं। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घुसपैठ वाले बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि घुसपैठियों की लिस्ट जारी करें। अमित शाह से पूछें कि बिहार में कितने घुसपैठिए मिले। झारखंड के विधानसभा चुनाव के दौरान शायद उस समय हेमंत विश्व शर्मा को इंचार्ज थे और यहाँ पर झारखंड चुनाव से पहले बहुत शोर मचा था घुसपैठिए। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में होगा खेला, मोदी शाह से नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद आरजेडी का चौंकाने वाला दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में बीते सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। इन नेताओं की मुलाकात के बाद बिहार में विपक्षी दल चौंकाने वाले दावे करने लगे हैं। मंगलवार को एक बातचीत में आरजेडी के नेता और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने का प्लान बीजेपी ने तैयार किया है। दिल्ली की बैठक में उसी पर चर्चा
चर्चा हुई है। बीजेपी का दबाव है कि नीतीश पर कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े। खरमास के बाद खेला होगा, दही चूड़ा खाने के बाद खेला होगा। बीजेपी इस कोशिश में है कि बिहार में सभी क्षेत्रीय दलों को तोड़ दे और अपना सीएम बना ले। दूसरी ओर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार से हैं, आज आ रहे हैं। बिहार की भलाई के लिए कौन सी योजनाओं की शुरुआत यहां करवाते हैं, ये देखना होगा। केंद्र और बिहार दोनों जगह एनडीए की सरकार है। उम्मीद करते हैं कि उनसे लाभ बिहार की जनता को मिलेगा। एक सवाल पर कहा कि बीजेपी स्वागत कर रही है तो करे, बिहार से पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना है। बतौर सीएम नीतीश न बिहार को विशेष पैकेज दिलवा पाए, न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, न ही पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर, घोषित आपातकाल जैसे हालात। जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर है।